माय डियर स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओम्स लॉ, क्योंकि 10 की सारी चीज़ें आपको कहाँ पढ़नी पड़ेंगी, 12 में, और ये वहाँ भी आएगा, ये इसका प्रैक्टिकल भी होता है। ओम्स लॉ, ठीक है ना। ओम्स लॉ पढ़िए। एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये 1827 में 1827 में रूल दिया था। अगर हम सिंपली कहें अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, तो जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। हम सिंपली बोल सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, अगर मान लीजिए कंडक्टर है और इसमें कोई करंट हमारा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ए और बी है ना, तो जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां दो चीजें आ गई, V और I, ठीक है ना। तो इसको जरा सा अच्छे से समझ लीजिए पहले, तब इसके कॉन्सेप्ट को समझा जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर सब क्लियर। जैसे मान लीजिए पानी फ्लो हो रहा है ना, तो यहां से अगर ऐसे मैंने बना दिया और यहां से पानी बह रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, तो इधर से बहुत अच्छे से पानी फ्लो होगा। कभी भी अगर ये प्लेन रहता ऐसे, तो ये है ना, ऐसे बना दूं मैं ऐसे, और पानी ऐसे फ्लो कराऊं तो फ्लो अच्छे से नहीं होगा, नहीं के बराबर भी होगा। यानी कि पानी को फ्लो होने के लिए एक तरफ ऊंचाई ज्यादा चाहिए और एक तरफ ये एकदम कम चाहिए। यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऊंचाइयों का डिफरेंस चाहिए, यही ना। यहां क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहां जो डिफरेंस है डेल्टा एच लिख दूं इक्वल टू 0 है, और यहां डेल्टा एच क्या है, दिस इज मैक्सिमम है। क्यों, यहां ज्यादा ऊंचा है, इधर कम ऊंचा है पृथ्वी के रिस्पेक्ट में। तो जैसे पानी को फ्लो होने के लिए ऊंचाइयों का डिफरेंस चाहिए, यानी कि स्लैब चाहिए, ठीक उसी तरह करंट को फ्लो होने के लिए पोटेंशियलों का स्लैब चाहिए। एक तरफ पोटेंशियल ज्यादा है तो एक तरफ पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यहां पोटेंशियल 90 है तो यहां 0 रहे तो और शानदार सी बात है। यहां डिफरेंस क्या हो गया, 90 का डिफरेंस हो गया। यानी कि अगर मेरे पास दो टर्मिनल है ए और बी, और दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तब करंट क्या होगा, फ्लो होगा। और नहीं है तो फिर लाख बैटरी लगा लीजिए, कभी भी फ्लो नहीं हो सकता। और इसका बहुत शानदार सा एग्जांपल आप क्लास 12 में पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर से। तो मैंने क्या कहा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहां ध्यान दीजिए, जैसे जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं ना, बहुत ही छोटी छोटी बातों पे डिपेंड करते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कैपिटल V यानी पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यानी मैंने बताया ना कि जैसे ऊंचाई जितना डिफरेंस होगा ऊंचाइयों का, पानी उतना ही बढ़िया से फ्लो होगा। सेम उसी तरह आप यहां पे पढ़िए कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छे से करंट क्या होगा, फ्लो होगा, ठीक है। अब देखिए, तो V इक्वल टू मैं जब कर दूंगा तो I इंटू R हो जाएगा, जहां R क्या है, दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो R इक्वल टू हो गया V अपान I, और सिंपली V इक्वल टू I इंटू R के नाम से ही हमारा ओम्स लॉ फेमस है। कोई पूछे कि ओम्स लॉ क्या है, तो V इक्वल टू I इंटू R। आप सीधे बोलिए कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बहुत ही सिंपल में बता रहा हूं मैं, एट कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर हमारा क्या होना चाहिए, दैट शुड बी कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर कभी भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, जब टेम्परेचर, जैसे इसीलिए जब हम किसी इलेक्ट्रिसिटी के प्रैक्टिकल को करते हैं तो उसमें की दी होती है, ये है ना। केवल ये सही नहीं है इसमें, जब तक आप की नहीं लगाइएगा। जब की लगा दीजिएगा तो बीच बीच में की को निकालते रहिए, नहीं तो क्या होगा कि लगातार जब करंट फ्लो होगा इसकी वजह से हीट कम्स टू क्रिएट हो जाएगा। हीट क्रिएट हो गया, हीट जब क्रिएट हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। होता है ना H इक्वल टू I स्क्वायर RT, है ना। तो H जो होता है R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जब रेजिस्टेंस बढ़ गया तो फिर क्या हो जाएगा,
तब फिर आई जो अच्छे से फ्लो हो रहा था रेजिस्टेंस की वजह से रुक आउट हो जाएगी, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई को फॉलो नहीं करेगा। तो मैं बोलूंगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर कैपिटल V यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो V इजकल टू मैंने क्या लिख दिया, I इंटू आर, R इजकल टू V अपन आई, V इजकल टू I इंटू आर हो गया। यही बस ओम्स लॉ है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ लिख दूँ, अगर हेडिंग दे दीजिए ओम्स लॉ और इसको लिख दीजिए बोर्ड में, तो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। एट कांस्टेंट, बस ये समझना है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। मैं यहाँ ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहता था कि जैसे पानी को फ्लो होने के लिए ऊंचाइयों का डिफरेंस चाहिए, उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए दो टर्मिनलों के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। अगर डिफरेंस नहीं है तो फिर करंट अच्छे से फ्लो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ एक चीज और देखिए, अगर ग्राफ खींचा जाए, ठीक है ना, ग्राफ में खींच रहा हूं, किसके किसके बीच, V और I के बीच। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा I, दिस इज करंट और दिस इज V। तो ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I हमारा क्या होगा, चेंज होता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I चेंज होता जाएगा। कभी कभी अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होता, हमको टेढ़ा मिलता, वक्र मिलता, कर्व्ड मिलता। कभी कभी एग्जामिनर ये पूछ देते हैं कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V क्यों नहीं है, तो आप घबराइएगा नहीं, बोल दीजिएगा कि जब तक V नहीं है, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो I नथिंग है ही नहीं है। यानी V है तो I है, I से V का मतलब नहीं है, पहले V है तब I है, इसीलिए हम V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया ओम्स लॉ। अब इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, लिमिटेशंस बहुत अच्छी है, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। नेक्स्ट इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, मैं इसको बता दूं कि लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। हाँ, मैं लिख रहा था लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। सबसे पहली बात कि दिस इज ओनली फॉर स्मॉल करंट, मैं शार्ट में लिख रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं मेरी बातों को सुन के। ओनली फॉर स्मॉल करंट, है ना, स्मॉल करंट, ये स्मॉल करंट के लिए वैलिड होता है। दूसरा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक। तीसरा, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल में हम क्या करते हैं, V को बढ़ाते जाते हैं तो I हमारी चेंज होती जाती है, लेकिन रिटर्निंग कंडीशन में सेम वही वैल्यू मिले, ये क्लियर नहीं है। तो यहां मैं लिख दूं शार्ट में, नॉट फॉर रिटर्निंग, रीडिंग लेते हैं प्रैक्टिकल में, रीडिंग। और सबसे बड़ी बात कि ये सेमीकंडक्टर्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए अलाउ नहीं होता है। यहां लिख दूं फॉर सेमीकंडक्टर्स नॉट वैलिड, ठीक है ना। तो ये हमारा ओम्स लॉ सेमीकंडक्टर के लिए वैलिड नहीं होता है। ये हो गया। अब देखिए दो छोटी छोटी बातें और मैं बताऊंगा। यहां एक शब्द आ गया ना कि मैंने कहा कि V इजकल टू I इंटू आर, तो R इजकल टू हो गया V अपान I। ये दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और एक शब्द आएगा रेसिस्टिविटी, एक आएगा रेजिस्टेंस और एक आएगा रेसिस्टिविटी। अब समझिए, जैसे ये कंडक्टर है ना, दिस इज वायर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ए से बी की तरफ फ्लो हो रही है करंट, ठीक। अब ये बताइए रेजिस्टेंस का मतलब, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ रेजिस्टेंस, तो आप बता सकते हैं कि दिस इज द रेशियो ऑफ V एंड I। जरा इसको देखिए ना कितने अच्छे से, यानी V चेंज हो रहा है तो I चेंज हो रहा है। अगर V में बढ़ाता जाऊं और I अगर चेंज न हो, इसका मतलब कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम है। I मीन्स करंट, मैं V को, पोटेंशियल डिफरेंस को, मैंने बताया ना कि करंट को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। A और B के बीच मैंने V को, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को I एम इंक्रीजिंग, लेकिन मुझे I अच्छे से गेन नहीं हो रही है, यानी कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि नियम तो हमारे गलत नहीं हो सकते। तो कहीं न कहीं इसमें रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, जैसे ये सड़क है ना, इतनी सड़क टूट जाए, ठीक, इतनी सड़क क्या हो जाए, टूट जाए,
तो रेजिस्टेंस कोई अगर आपसे पूछते, हिंदी वाले भाई लोग तो पढ़ते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब जो रेजिस्टेंस लगा दे, जो रुकावट पैदा कर दे, यानी कि करंट के फ्लो होने में रुकावट कौन पैदा कर रहा है? मेरे पास V भी है, I का हम सपना देख रहे हैं, पता चला, यानी इस कंडक्टर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से हमारा V और I का रेशियो अच्छा नहीं मिल रहा है। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज द नेम ऑफ ओनली प्रॉब्लम। मैं लिख दूं यहां पे, रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस साइंटिफिक के तौर पे आप बोल सकते हैं कि V और I का रेशियो है, लेकिन बात तो वही हुई ना, V और I के रेशियो में गड़बड़ी आ गई, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है हमारे वायर में। तो रेजिस्टेंस, सबसे बड़ी बात कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। It is the property of conductor by virtue of which it is the property of conductor by virtue of which it opposes the flowing of current. It opposes the flowing of current. ठीक है ना? तो मैंने क्या कह दिया कि रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाई वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज द फ्लोइंग ऑफ करंट। तो रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, रुकावट हो गई। V और I का जो रेशियो है, तो रेशियो अगर सही से मिला तो R अच्छा है, पता चला कि I कम हो गया यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, I ज़्यादा हो गया यानी रेजिस्टेंस कम हो गया, यानी प्रॉब्लम कम है। तो रेजिस्टेंस अगर आपसे कोई पूछता है तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाई वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज द फ्लोइंग ऑफ, ठीक है, करंट। और इसका जो यूनिट होता है ओम होता है, ओम, ये सिंबल इसका होता है, दिस इज OHM, ओम, ठीक है ना। ओम जी के बहुत महान मैथमेटिशियन थे, फिजिक्स थे, फिजिक्स वाले थे। 1785 से 1854 तक इनकी ज़िंदगी रही। ज़िंदगी क्या, ये सब ज़िंदगी यही सब जिए हैं अच्छे से। तो रेजिस्टेंस हो गया। अब देखिए, ध्यान दीजिए, इसी से एक रिलेटेड मैं बताता हूं आपको रेसिस्टिविटी। खूब अच्छे से समझिए रेजिस्टेंस क्या है और रेसिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टेंस मैंने कहा कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर और रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। दोनों समझिएगा खूब अच्छे से। रेसिस्टिविटी, जैसे ये वायर है ना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, करंट इधर से फ्लो होना चाहता है। मैंने बताया कि करंट का फ्लो होना का मतलब चार्ज का फ्लो होना, ठीक है। दिस कम्स टू, इतना क्रैक हो गया, टूट गया, तो क्या हुआ, इधर से इलेक्ट्रॉन चले, पता चला इलेक्ट्रॉन इधर चले, ये टूटा हुआ है तो ये इधर से निकल जाएंगे। और क्या, यहाँ टूटा है, चौड़ी सड़क है, इधर टूटा है, किनारे से अपनी गाड़ी मोड़ लेंगे, बात तो वही है। यानी, और दूसरी बात कि जो हमारा ये जितना लेंथ होगा, ध्यान दीजिए, जितना लेंथ होगा, तो कन्वेंशनल है कि लंबा जितना रास्ता होगा प्रॉब्लम उतनी ही होगी, चाहे कहीं से भी हो। तो पहली बात क्या आती है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ठीक है। और दूसरी बात मैंने यही बताया कि ऐसे चार्ज चल रहे हैं, पता चला कि इधर रास्ता टूटा है तो क्या हो जाएगा, यहां से निकल जाएंगे। यानी कि अगर चौड़ा रास्ता रहेगा तो प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी, हम किनारे से निकल जाएंगे। तो ये R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। A मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और L माने लेंथ। दोनों को आप जोड़ दीजिए, कंबाइन करिए, L अपान A हो गया। और जब R इज इक्वल टू करिए तो ये फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया रो, और इसी रो को हम कहते हैं रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए R इंटू A बाई L, तो ये हो गया हमारा रेसिस्टिविटी, ठीक है, रो, जिसका सिंबल क्या है, रो। तो ये हो गया रेसिस्टिविटी। तो ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस क्या है, ये रास्ता है ना, ध्यान दीजिए, ये रास्ता है, यानी वायर है कोई, किसका रास्ता है भाई, करंट के चलने का रास्ता है। तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी को कहते हैं R, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। और रेसिस्टिविटी क्या होती है, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। लिख दूं मैं, ऑफ मटेरियल, एकदम समझिएगा अच्छे से, कोई पूछे तो बता सकते हैं। और ये ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस मैंने बताया कि जितना लंबा वायर होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा,
जितना चौड़ा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना बड़ा होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। दोनों को मैंने मिला दिया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए हो गया। और यहाँ आर इजकल टू रो इंटू एल बाई, यहाँ आप लगा सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानिए, 2 मानिए, फिर लिखिए कंबाइनिंग 1 and 2 तो बात वही आएगी। तो दिस इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी, ठीक है ना। अब ये बताइए, इसका जरा सा यूनिट निकाल लिया जाए। ये क्या है? आर इंटू ए अपान एल। अभी अभी हमने निकाला, आर मतलब ओम हो गया, ओम, और ये हो गया मीटर स्क्वायर, एरिया है, और लेंथ तो सिर्फ मीटर रहेगा, कट गया इसे, तो क्या आ गया? रो का जो एसआई यूनिट है आ गया ओम मीटर, ठीक है। इसको हम सिंबल में ऐसे लिख, ओम मीटर। तो दिस इज कॉल्ड एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ रो क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू ओम मीटर, ठीक है ना। तो ये दो बातें हो गई इसी से। तो इसमें हमने ये बताया ओम्स लॉ क्या है, और ओम्स लॉ जानने से पहले जानिए कि करंट तभी फ्लो होगा दो टर्मिनलों के बीच जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों टर्मिनलों के बीच। और वही मैंने बताया था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां से हमने क्या निकाला था? ये ओम्स लॉ। जैसे मैंने पानी के बहाव के लिए मैंने कहा कि ऊंचाइयों का डिफरेंस होना चाहिए, तो इसी तरह करंट को फ्लो होने के लिए पोटेंशियलों का डिफरेंस होना चाहिए। किसके किसके बीच? दो टर्मिनलों के बीच। यहाँ ए से बी की तरफ अगर करंट फ्लो हो रही है तो ए और बी के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस होना अति आवश्यक है, जरूरी है, नीडेड है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो यहाँ से आ गया था ये V और I के बीच का जो रेशियो होगा हमेशा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जैसे से V बढ़ेगा I को वैसे ही बढ़ना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लिमिटेशंस आ गए। मैंने बताया कि ओनली फॉर स्मॉल करंट ये होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। प्रैक्टिकल करते करते अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो पता है कि एकदम गलत हो जाएगा, हमको रीडिंग अच्छी नहीं मिलेगी। नॉट फॉर रिटर्निंग रीडिंग में लेता जाता हूं तो V को बढ़ाऊंगा I बढ़ेगा, V बढ़ाऊंगा I बढ़ेगा, फिर V बढ़ाऊंगा फिर I बढ़ेगा, लेकिन जब वापसी में करूंगा V को घटाते जाऊंगा तो जहां जहां वही पॉइंट जिस V के लिए I मिलेगा वही V के लिए I नहीं मिलेगा। और ये सेमीकंडक्टर्स के लिए वैलिड नहीं होता, इसको कभी अच्छे से बताऊंगा। तो V इजकल टू आई आर हो गया, R इजकल टू V अपॉन I, V और I का रेशियो R कहलाता है। यानी रेजिस्टेंस इज द नेम ऑफ ओनली प्रॉब्लम व्हिच कम्स टू क्रिएट इन द ओनली कंडक्टर नॉट इन मटेरियल। और फिर मैंने इसको रेसिस्टिविटी इसी के सहारा से निकाल दिया कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, कि जितना लंबा हमारा कंडक्टर होगा रेजिस्टेंस उतना ही बड़ा होगा। ये A के ठीक ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये दोनों को मिला दिया मैंने, तो L अपान A हो गया, तो R इजकल टू रो इंटू L बाई A, तो रो निकल गया। तो इस तरह से दोनों बातें मैंने पढ़ी, क्या क्या? रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। रेजिस्टेंस इज द नेम ऑफ ओनली प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, जबकि रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। एक छोटे से एल्युमिनियम का वायर हो, देखिए एक छोटे से एल्युमिनियम का वायर हो यहाँ पे इतना बड़ा, और दूसरा हो इतना बड़ा 100 मीटर का, तो दोनों की रेसिस्टिविटी सेम होगी लेकिन दोनों के रेजिस्टेंस डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। दोनों के रेजिस्टेंस डिफरेंट, क्योंकि मैंने बताया कि लेंथ जब ज़्यादा हो जाएगी तो रेजिस्टेंस अलग अलग हो जाएंगे, जबकि रेसिस्टिविटी मटेरियल से मतलब है। ये अगर कॉपर का है, कॉपर का है, तो दोनों की रेसिस्टिविटी समान होगी। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होता है हमारे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। थैंक यू।